और आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। एलएसी के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आ गया है। चीन के साथ कई मुद्दों का समाधान हुआ है। एमईए की ओर से कहा गया है भारत चीन के बीच एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त को लेकर सहमति है। एमईए की तरफ से ये बयान आया। गश्त पर सहमति के बाद दोनों देशों में तनाव भी कम हुआ है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है और भारतीय चीनी सैन्य वार्ताकार समझौते के करीब हैं। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच अहम सहमति बनी है। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद रहेंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावना नहीं है। भारत चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य अधिकारियों के बीच लगातार चल रही बातचीत के बाद चीन के साथ कई मुद्दों का समाधान हुआ है। भारत चीन के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। गश्त पर सहमति के बाद दोनों देशों में तनाव कम हुआ। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। भारतीय और चीनी सैन्य वार्ताकार समझौते के करीब है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. और अब खबर जम्मू कश्मीर से। गांदरबल में आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से मुलाकात की है एलजी मनोज सिन्हा ने। जम्मू में मृतक शशि भूषण के परिवार से की है मुलाकात। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है। आतंकियों को उनके मकाम तक जल्द ही पहुंचाया जाएगा। पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जा रही है। मैं खुद भी आज इसकी में घायल लोगों को देख के आया हूं और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा जाएगा। TV9 संवाददाता अंकित भट्ट ने शशि के घर जाकर उनके परिजनों से बात की है। कब हुई आपकी आखिरी बात? जब वो गया ना दिल्ली वहाँ पर तब हाँ तब हुई। क्या बोला कब वापस आऊंगा? दिवाली पर आना था। दिवाली पर लड़के ने भी आना था, उसने भी आना था। ये तो पता नहीं हमें। नहीं पता चला। आप क्या लगती हैं? मैं बड़ी भाभी हूँ। अच्छा बड़ी भाभी। क्या बात हुई आखिरी आपसे? जाने से पहले इसकी बात हुई है रुचि की। तो बात होने के बाद कहने कि मैं आकर के जब चांद देखती हूँ तो मैं उसके बाद आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद जैसे मंदिर से होके आए तो फिर कॉल हो ही नहीं पाई। कितने सालों से थे वहाँ? कब पता चला आपको? 3 साढ़े 3 के करीब। पहले कह रहे थे इंजर्ड है तो वो स्किम्स में ले गए तो रिकवर कर जाएंगे वो। तो फिर कोई 3 बजे के करीब मेरे को 3 साढ़े 3 बजे पता चल गया था। किस तरीके का व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा था सर। अभी भी यकीन नहीं आ रहा। गांदरबल में आतंकी हमले को लेकर आक्रोश है। जम्मू में शिवसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और उसके बाद पूरा देश जो है वो गुस्से में है। तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार यहाँ पर जम्मू में विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान और आतंकवाद का यहाँ पर जो पुतला है वो यहाँ पर शिवसेना की तरफ से जलाया जा रहा है। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो श्रीनगर में जो गांदरबल में जो कल घटना हुई है इसका हम पुरजोर
निंदा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हम अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और जल्द से जल्द आतंकवाद का बिल्कुल सफाया करना चाहिए। पाकिस्तान का यहाँ पर झंडा फूंका गया है, आतंकवाद के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पे मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जाए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। और बीते कुछ दिनों से विमानों में बम धमकी के मामले में एमएचए में बड़ी बैठक हुई। गृह सचिव ने सीआईएसएफ और बीसीएएस से पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट सौंपी है। देखिए पूरी खबर क्या है। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकियों पर सवाल उठ रहे हैं। रविवार को 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एक दिन पहले शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान हुए। पिछले एक हफ्ते में 90 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। बाद में ये सभी झूठी साबित हुई। इन धमकियों की वजह से अब तक 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। गृह मंत्रालय को अब इस मामले में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मिली है। सीआईएसएफ के डीजी ने अब तक की जांच का ब्यौरा दिया है। सूत्रों के मुताबिक धमकी की ज्यादातर कॉल्स विदेश से हुई। विमानों में बम की धमकी के मामले पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विमानों में बम की धमकी पर सरकार गंभीर है। इस मामले में कई जरूरी बैठकें की गई हैं, तो कई नियमों में संशोधन की तैयारी है। इसमें मेजरली जो है ये ऑफेंस जो है वो इन फ्लाइट वाले उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसमें सारे ऑफेंसेस का लिस्ट किया गया। तो हम उसमें ऐड करेंगे जो ऑन ग्राउंड या फिर एयरपोर्ट के पास भी जो फ्लाइट है उसके ऊपर भी ऐसे थ्रेट्स आते हैं, तो उसको भी कैसे डील करना है, कॉग्निजेबल कैसे बनाना है, उसको हम स्पेसिफिकली ऐड करेंगे। तो इन फ्लाइट था, अभी ऑन ग्राउंड को भी ऐड करेंगे। और दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुए ब्लास्ट में अब संदिग्धों की तलाश शुरू हो चुकी है। ये तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चल रही है। दिल्ली के रोहिणी धमाके में आईडी का इस्तेमाल किया गया था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं। सफेद टी शर्ट में एक शख्स दिखा। ब्लास्ट वाली जगह पर कुछ देर तक वो रुका रहा। अब सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों की तलाश तेज है। पुलिस ने ब्लास्ट वाली जगह के साथ साथ आसपास की मार्केट से सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विस्फोटक को एक पॉलिथीन बैग में लपेटकर करीब 1 फीट गड्ढे में रखा गया और उसे कूड़े से ढक दिया गया। ब्लास्ट मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें भी सफेद पाउडर का जिक्र है और ये भी बताया गया कि धमाके से दीवार को कितना नुकसान पहुंचा। पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उस शख्स से भी पूछताछ की है जिसने धमाके के बाद पुलिस को कॉल की थी। अभी तक की जांच में पता चला कि ये ब्लास्ट सोची समझी साजिश के तहत किया गया, लेकिन धमाके का मकसद किसी को गंभीर चोट पहुंचाना नहीं था। शक है कि अमोनियम फॉस्फेट और कुछ केमिकल्स मिलाकर बॉम्ब बनाया गया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए पुणे में सीआरपीएफ की स्पेशल टीम मौके पर पहुंची है। जांच एजेंसियां धमाके के पीछे कई एंगल्स की तफ्तीश कर रही है। अभी तक की जांच में ये बात भले ही सामने आई हो कि धमाका किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, लेकिन इस ब्लास्ट के पीछे कई संदेश छिपे हो सकते हैं। जांच एजेंसीज अभी इसी संदेश को डिकोड करने में लगी हैं। रोहिणी ब्लास्ट की कई एंगल से हो रही जांच और जांच एजेंसीज को शक है कि ब्लास्ट के पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है या फिर ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानी लिंक हो सकता है। त्योहार का सीजन होने की वजह से शक पाकिस्तानी टेरर एंगल का भी है। सीआरपीएफ ने पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में नक्सलियों पर जोरदार प्रहार किए हैं, लिहाजा शक है कि ब्लास्ट के पीछे उनका हाथ हो सकता है। ब्लास्ट के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस लीग इंडिया के नाम से एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें खालिस्तानी आतंकी संगठन के नाम पर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई। वहीं दिल्ली में फेस्टिव सीजन को देखते हुए खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया था। ऐसे में शक है कि कहीं ब्लास्ट के पीछे किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन का काम तो नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसीज इन तमाम एंगल्स की गंभीरता से जांच में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्सों को हटाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद इसकी पहल की है। कोर्ट के निर्देश के बाद शिमला के संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद मस्जिद कमेटी हटा रही है। कमेटी का कहना है कि कोई फंडिंग नहीं होने की वजह से अवैध हिस्सा हटाने में 3 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। वक्फ बोर्ड को नहीं वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड ने तो वक्फ बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। वक्फ बोर्ड ने हमें पहले ही कहा था कि अगर आप तैयार है तो हम भी आपको अलाउ करते हैं। हिमाचल सरकार ने मस्जिद कमेटी की पहल का स्वागत किया। शहरी विकास मंत्री ने फंड को लेकर भी मस्जिद कमेटी को भरोसा दिया। अब वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है
और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपके कोर्ट में, जो म्यूनसिपल कमिश्नर का कोर्ट है, वहाँ पे ये कहा था कि हम इसको जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। भाईचारा प्रदेश के अंदर बना रहे, ये भी हमारा दायित्व है। संजौली में बिना इजाजत 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसका मामला कोर्ट में लंबित था। अवैध निर्माण के विरोध में पिछले महीने हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा कांड पर बड़ी खबर है। ये महसी विधायक ने बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं पर किया केस। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर की। एफआईआर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के नाम है। 13 अक्टूबर को विधायक के काफिले पर हमले का आरोप लगा है। महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नगर अध्यक्ष और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बहराइच हिंसा के बाद हो रहे प्रदर्शन के दौरान उनके काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग की थी। विधायक ने नगर कोतवाली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कराया। बीजेपी नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव पर एफआईआर की। बीजेपी कार्यकर्ता अनुज, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी पर केस किया। बीजेपी कार्यकर्ता मनीष चंद्र शुक्ल और पुंडरीक पांडे पर मुकदमा दर्ज कराया। बीजेपी सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा पर एफआईआर की। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर को बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के शव को लेकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी और वो लोगों को शांत करने पहुंचे और शव को मोर्चरी ले जाने पर जोर देने लगे। तभी बीजेपी के नगर अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और उन पर पथराव किया। इस बीच बहराइच हिंसा को लेकर एक्शन जारी है। बहराइच के ग्रामीण एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी को उनके पद से हटा दिया गया है और उन्हें डीजी हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। त्रिपाठी की जगह दुर्गा प्रसाद तिवारी को बहराइच का ग्रामीण एएसपी बनाया गया है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बहराइच में बीजेपी ने दंगा कराया ताकि उपचुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अहम जानकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश से ये कि उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी कांग्रेस ने कहा है कि उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की थी, अब फैसला आलाकमान को करना है। खबर है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को मात्र 2 सीटों का ऑफर दिया है और वो भी कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट पर चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन कांग्रेस उसके बदले फूलपुर और मझवा सीट मांग रही है। समाजवादी पार्टी इस पर राजी नहीं है और सभी सीटों से अपनी दावेदारी छोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि उसके नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं। दो चीजें सामने, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है। हमने 5 का प्रस्ताव दिया था, उस पर निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हम साथ इंडिया गठबंधन में और इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा और भाजपा को हराएंगे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, चाहे झारखंड के अंदर विधानसभा का चुनाव। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने लगातार इस बात का प्रयास किया है। खबर है कि कांग्रेस यूपी के उपचुनाव में अपनी दावेदारी वापस लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी से अपने पक्ष में समझौता करना चाहती है। महाविकास अघाड़ी में अब भी 30 से 40 सीटों पर खींचतान जारी है। संजय राउत ने सीटों पर गतिरोध की बात मानी है, तो नाना पटोले ने कहा है कि कल कांग्रेस की पहली सूची आएगी। आज सीईसी की बैठक में पहली सूची पर मोहर संभव है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी। रामटेक हमारी सिटिंग सीट।
तो ज़रूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। और आज महाराष्ट्र में एक भ्रष्ट सरकार को, एक घटनाबाज संविधान के खिलाफ काम करने वाले सरकार को हमको नीचे उतारना है। 40 सीटों में आज अभी भी है, हमारे से ज़्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में दरार गहरी होती जा रही है। यूपी उपचुनाव में सपा कांग्रेस के बीच मतभेद के बाद झारखंड में आरजेडी ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने कम से कम 22 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका है। हालांकि आरजेडी 12 से 15 सीटों पर भी मान सकती है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि कुल 81 में से 70 सीटों पर कांग्रेस जेएमएम चुनाव लड़ेंगी, जबकि आरजेडी को 3 से 4 सीटें देने की खबर है। इस पर आरजेडी ने नाराजगी जताई है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस जेएमएम इतनी सीटें नहीं देते तो गठबंधन तोड़कर वो अलग चुनाव लड़ने के लिए उतरेगी। हम तोड़ना नहीं चाह रहे, अगर उन लोग तोड़ना चाह रहे तो हम सक्षम है, लड़ने के लिए हम सक्षम है। हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नेता है, हम कार्यकर्ता विहीन थोड़ी ना है। अरे हमने त्याग किया है, आपके लिए त्याग किया, आपको अपने कुर्सी देने का काम किया और आप हमें कमजोर हाँक रहे हैं। हम कमजोर कहीं से नहीं है। उधर खबर ये भी है कि गठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस ने जेएमएम को अपने कोटे से आरजेडी को और सीटें देने की मांग की थी, जिसे हेमंत सोरेन ने ठुकरा दिया। और मदरसों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की उस सिफारिश पर रोक लगा दी है जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की बात की गई थी। एनसीपीसीआर ने दावा किया था कि ऐसे मदरसों में शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं हो रहा है। एनसीपीसीआर की सिफारिश के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने अदालत में याचिका दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कार्रवाई करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मदरसों को लेकर 2 फैसले सुनाए हैं। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर रोक। दूसरा, यूपी और त्रिपुरा सरकार के उस फैसले पर रोक जिसमें मदरसों के हिंदू छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बेंच ने कहा कि यह अंतरिम रोक है और जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। और इस बीच यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का बड़ा बयान। एनसीपीसीआर मदरसों के खिलाफ। डॉक्टर इफ्तिखार ने कहा, मदरसों पर मौका मिलते ही आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने कहा कि हम स्वागत भी करते हैं। एनसीपीसीआर लगातार मदरसों के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक अभियान छेड़ रखा है। जब उसको मौका मिलता है कोई न कोई मदरसों पे आरोप लगाना, मदरसों को तंग नजरी से देखना, मदरसों को जाके नज़दीक से न देख पाने के कारण मदरसों के बारे में गलत धारणा रखना, मदरसे किस तरह से काम कर रहे हैं, अंत्योदय के तर्ज पे मदरसे काम कर रहे हैं, ऐसे पंक्ति में खड़े ऐसे बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं जिन्हें एजुकेशन अभी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में मदरसों के अंदर बात बात में मुसलमान हिंदू करना, हिंदू बच्चों को वहां से निकाल कहीं और प्रवेश दिलाया जाए, इस तरह की बातें करने का आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसका मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और एनसीपीसीआर के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कानपुर पुलिस के एक दारोगा ने चोरों से बरामद किया गया 25 लाख रुपए का सोना बेच दिया और चोरों को छोड़ दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब चोर दोबारा पकड़ में आया। पूछताछ में चोरों ने बताया कि चोरी का माल पुलिस को दे चुके हैं। जांच के बाद दरोगा समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। कमिश्नर हरीश चंदर ने चारों पुलिस कर्मियों पर चोरी की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण संज्ञान में आया है कि जो चोर था वो उसने जो रेल बाजार क्षेत्र में रहने वाला सर्राफ था उसको सोना बेचा था और